Good morning students. Today we will continue with new chapter the structure of atom. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अब आप ये वाला चैप्टर करोगे तो आपको थर्ड चैप्टर थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ चैप्टर मतलब मेरे को थोड़ा सा पहले करवा देना चाहिए था. पहले मैं करवाती हूँ फोर्थ चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर जो आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उसके कुछ चीज़ें हैं जो मैं दोबारा से आपको क्या करवाऊंगी, वापस से करवाऊंगी. तो अब है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम क्या मीन्स होता है एटम? जैसे कि मान लो अपने एक नोटबुक का पेपर लेते हैं, पेपर को अगर अपने टीयर करते जाते हैं, फाड़ते जाते हैं तो लास्ट में बिल्कुल इतना छोटा सा नोटबुक का पेपर इतना छोटा सा रह जाएगा जिसको अपने और आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे. तो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको अपने और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, हालांकि आजकल तो अपने डिवाइड कर सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को हमें बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटम के नाम से जानते हैं. पहले जब अपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें अपने ने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग तो क्या था कि एटम है इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अपने क्या कर सकते हैं, एटम को डिवाइड कर सकते हैं. एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. पहला है इलेक्ट्रॉन्स, फिर है प्रोटॉन्स और एक है न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, यानी अब अपने पास इतनी मतलब है कि अपने ने मतलब साइंटिस्ट ने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है कि अपने ने एटम को क्या कर रखा है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर चुके हैं. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये टेबल आपको बनानी ही बनानी है. इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है किसने की थी, जे थॉमसन. किसने की थी, जे थॉमसन. प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन. और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक. कैसे की थी ये भी बाद में बात करते हैं, ये आपको टेबल बनानी है. इलेक्ट्रॉन है, इसका सिंबल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ई. माइनस है प्रोटॉन का P प्लस और न्यूट्रॉन का क्या लिखते हैं, N0 लिखते हैं. जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, न्यूट्रल, जीरो, कोई भी चार्ज है वो नहीं प्रेजेंट होता. उसके बाद इसका एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल करेक्ट मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बिल्कुल करेक्ट मास कितना होता है. तो इसका होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम. सोच लो -31 किलोग्राम है, यानी 9.1 के नीचे अपने 10⁻³ प्लस लेके जाते हैं, यानी 9 से पहले 31 जीरो लगाते हैं और उससे पहले पॉइंट लगाते हैं. तो यानी सोच लो कि इलेक्ट्रॉन का मास है बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है. उसके बाद इसका मास होता है 1.6 × 10⁻⁻⁷ किलोग्राम. प्रोटॉन का मास और इसका मास भी क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम. इन दोनों का मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम. इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास होता है, यानी अपने वैसे जो मास लेते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि अपने को 20 तक नंबर याद करने हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. तो हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है. हाइड्रोजन क्या है, पहला एलिमेंट है. तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, देखो हर एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन. लेकिन एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और उसके अंदर न्यूट्रॉन्स है वो नहीं पाए जाते हैं. यानी हाइड्रोजन एक स्पेशल एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन क्या होता है, एब्सेंट होता है. तो हाइड्रोजन का जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है कि अगर मान लो हाइड्रोजन का मास अपने 1 ग्राम मान लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास क्या होता है, 1/1840 म्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम. आप लोगों को पता है कि अपने इसकी यूनिट क्या लगाते हैं, एटम के मास की यूनिट क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं. पहले इसको पुराने टाइम में तो क्या लगाते थे, AMU. मैंने आपको बताया था AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट. लेकिन अब अपने क्या लगाते हैं, इसकी यूनिट क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इसको U लगाते हैं. तो इसका रिलेटिव मास क्या होता है, 1/1840 U ऑफ हाइड्रोजन एटम. यानी हाइड्रोजन एटम है
हाइड्रोजन एटम का मास अगर 1 है तो इसका मास क्या होता है कि हाइड्रोजन के मास से भी 1/1840 यानी लगभग 2000 गुना क्या होता है, कम होता है। प्रोटॉन का मास है 1U यानी इक्वल टू हाइड्रोजन एटम, यानी जब हाइड्रोजन का मास मतलब वो किया गया, मेजर किया गया, तो हाइड्रोजन का मास कितना था, 1U था, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो जब बाद में अदर के किए गए इसके अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, तब पता लगा न्यूट्रॉन का मास भी क्या होता है, 1U यानी इक्वल टू प्रोटॉन, इक्वल टू प्रोटॉन। यानी बच्चों मेरी बात सुनो, एब्सोल्यूट मास का मतलब होता है कि जो उसका मास वैसे है, मतलब बिल्कुल उसका करेक्ट है, तो इसका 9.1 × 10⁻31 kg उसका हो गया। इसको आपको याद हो जाए तो ठीक है। रिलेटिव मास याद रखना है कि रिलेटिव मास के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास को 1/1840 U ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। तो जब अपने एटम का मास काउंट करते हैं तो एटॉमिक मास के अंदर अपने कभी भी इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास के अंदर अपने किसको काउंट करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1U यानी किसके इक्वल होता है, हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है, वो क्या होता है, 1U ही होता है। अब है एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज। अब इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज, 1.6 × 10⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। जिस तरह से आप मास की यूनिट लेते हो किलोग्राम, डिस्टेंस की लेते हो मीटर, तो इस तरह से एब्सोल्यूट चार्ज की ऐसे यूनिट भी क्या होती है, कूलम होती है। सी को अपने क्या लिखते हैं, कूलम, ऐसा यूनिट क्या होती है, चार्ज की, कूलम। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब एक एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है। तो इसका मास भी कितना, चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन हमेशा कैसा होता है, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये टेबल आपको लर्न भी करनी है और ये टेबल आपको बनानी भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की इगोर स्टीन ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जैम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन का सिंबल E-, प्रोटॉन का P+, न्यूट्रॉन का N0। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। एब्सोल्यूट मास, फिर इसका रिलेटिव मास। अब इसका है एब्सोल्यूट चार्ज के अलावा एक होता है रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज अपने क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मानते हैं -1, प्रोटॉन के ऊपर मानते हैं +1 और न्यूट्रॉन के ऊपर अपने मानते हैं 0। तो आपको सिर्फ रिलेटिव मास याद रखना है, रिलेटिव चार्ज याद रखना है। आपको एब्सोल्यूट मास याद हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इनका रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास है, उनके बारे में पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए। पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ये डिस्कवर कैसे हुए थे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, कांच की ट्यूब होती है, इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा होता है। वैक्यूम पंप का मतलब जानते हो ना, वैक्यूम का मतलब होता है जहां से हवा को बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाए, उस जगह को बोलते हैं वैक्यूम पंप। तो यहाँ से क्या किया जाता है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम पंप लगा हुआ था ताकि क्या हो सके, इसके अंदर से वैक्यूम क्रिएट किया जा सके, सारी की सारी एयर निकाली जा सके। लेकिन अर्थ के ऊपर कोई भी जगह ऐसी पॉसिबल नहीं है जहाँ पर पूरी की पूरी एयर को क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या रह जाती है, एयर रह जाती है। इसके बाद आपको पता है कि आपका सेल होता है, तो आपके सेल के अंदर भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अंदर भी क्या होती है, 2 इलेक्ट्रोड रोड लगी होती हैं, क्योंकि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है तो अपने पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अपने बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हो, एनोड। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसको अपने बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो इसने क्या किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसके अंदर वैक्यूम पंप की हेल्प से वैक्यूम क्रिएट कर दिया और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उनको लगा दिया। और इसका कनेक्शन है,
10,000 वोल्ट की बैटरी के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया? 10,000 वोल्ट की बैटरी। आपके घरों में सिर्फ और सिर्फ करंट कितना आता है? 220 वोल्ट का आता है। इसने क्या किया था? 10,000 वोल्ट की बैटरी के साथ इसका कनेक्शन कर दिया और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू किया। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू किया तो इसके अंदर एयर तो बिल्कुल थी नहीं, बिल्कुल हल्की सी एयर प्रेजेंट थी। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है नेगेटिव से बने होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो जिसके कारण से जैसे मैंने इसका कनेक्शन 10,000 वोल्ट की बैटरी से किया तो जो कैथोड था उससे क्या निकलने शुरू हो गए? इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे? नेगेटिवली चार्ज थे। तो ये नेगेटिवली चार्ज थे फिर किसकी तरफ बढ़ने लगे? किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को पास करके डिस्चार्ज ट्यूब के पीछे चले गए और डिस्चार्ज ट्यूब है पीछे कौन से कलर की होगी? रेड मैजेंटा कलर की, सॉरी ग्रीन येलो कलर की होगी। रेड मैजेंटा नहीं, ग्रीन येलो कलर की होगी। तो इससे क्या पता लगा था कि इलेक्ट्रॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगा था कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। सेम यही काम कब हुआ था? जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी के अंदर क्या किया था? ई गोल्डस्टीन ने की थी और उसने क्या किया था? जैसे एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले लिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले लिया और उसके बाद नेगेटिव इलेक्ट्रोड ले लिया। नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेकर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था उसको कैसा लिया? परफोर्टेड लिया। परफोर्टेड का मतलब उसके अंदर क्या थे? छोटे छोटे छेद थे। इसका रीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है किसी भी चीज को पार करके भेद कर बाहर जाना। भेद कर बाहर जाने का मतलब टीवी के अंदर आप मूवीज देखते हो तो उसके अंदर भूत होते हैं। भूत क्या करते हैं? दीवार को भी पार करके चले जाते हैं, किसी भी चीज को पार करके कहीं पे भी चले जाते हैं, देखते हो ना। हालांकि वो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की पेनिट्रेटिंग पावर यानी पार करके जाने की क्षमता क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से अपने को जो कैथोड अपने एनोड लिया था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया था, वो अपने को परफोर्टेड लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब अपने प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी तो इसने क्या किया था? डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर देखो बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके अंदर इसने क्या की थी? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस ली थी। अब जब इसका कनेक्शन 10,000 वोल्ट की बैटरी से हुआ तो इसने क्या देखा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था एनोड, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है वो किससे मिलकर बना था? प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना था। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इससे एनोड से निकले और यहाँ पर क्या था? ये परफोर्टेड था, छेद वाला था, क्योंकि प्रोटॉन की पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर वो ज़्यादा नहीं होती है, इस कारण से वो पार करके जा नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? ये परफोर्टेड लिया था, इन छेदों को पार करके क्या किया था कि पीछे रेड मैजेंटा कलर आ गया था। तो रेड मैजेंटा कलर आया तो पता लग गया कि प्रोटॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी है वो हो गई थी। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर कोई भी ऐसा रोल नहीं था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी कि जो एटॉमिक मास जब बताया गया था, एटम का मास बताया गया था, तो एटॉमिक मास के लिए कार्बन का यूज किया गया था। तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं 6। इलेक्ट्रॉन के मास को अपने नेग्लिजिबल मानते हैं। जब भी अपने एटम का मास काउंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के मास को अपने क्या करते हैं? नेग्लिजिबल मानते हैं। तो यानी कार्बन का मास क्या होना चाहिए था? 6u होना चाहिए था। लेकिन जब कार्बन का मास देखा गया तो कार्बन का मास कितना था? 12u था। यानी कितना था? 12 था। तब इससे पता लगा कि जो एटम है, एटम के अंदर एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल और भी प्रेजेंट है और वो पार्टिकल न्यूट्रल है, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई चार्ज होता तब क्या होता? इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण मतलब वो एटम है कैसा हो जाता? नेगेटिवली चार्ज हो जाता। अगर प्रोटॉन पॉजिटिव होता तो वो क्या हो जाता? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। लेकिन वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इस कारण से सिर्फ और सिर्फ उसका मास बढ़ जाता है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं आता। तो यानी कार्बन के साथ जो प्रैक्टिकल किया जा रहा था, कार्बन का मास उसके अंदर प्रोटॉन्स के नंबर 6 थे तो उसका मास 6u होना चाहिए था, लेकिन उसका मास कितना था? 12u था। तब पता लगा कि शायद एक और एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल और प्रेजेंट होता है। और जब उसके बारे में देखा गया तब वो किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई। तो स्टूडेंट्स ये था
कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होगी। आपको सिर्फ एक टेबल याद करनी है, उसके अंदर भी आपको एब्सोल्यूट मास याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाकी आप पूरी टेबल अच्छी तरह से लर्न करोगे। अब मान लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी। जैसे अगर मान लो तुम्हारे घर के बाहर कोई आके खड़ा होता है, तुम्हारे घर एक बड़ा सुंदर कोठी बनी हुई है, तुम्हारे घर के बाहर कोई आके खड़ा होता है, ठीक है, तो अब उसको तुम्हारे घर पे पता है कि तुम्हारे घर पे एसी भी होगा, फ्रिज भी होगा, टीवी भी होगा, एलईडी भी लगी होगी और वॉशिंग भी होगी, लेकिन यहाँ किचन भी होगी, बाथरूम भी होगा बढ़िया तरीके से, लेकिन कहाँ पर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है वो जब तक वो आपके घर में एंटर नहीं करेगा तब तक उसको नहीं पता लगेगा कि आपके घर पे कौन सी चीज़ कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई, हालांकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो मैं आपको 2 मॉडल बताऊंगी, तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ किसकी डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी होगी तो अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं एटम के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया था, अटेम्प्ट्स की थी, कोशिशें की थी। तो सबसे पहले था थॉमसन्स मॉडल। जे थॉमसन था जिसने अपना मॉडल दिया था, उसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा था कि एटम एक पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर होता है। एटम क्या होता है, एक पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर होता है। पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर का मतलब समझते हो, स्फीयर तो गोला ही होता है। जैसे अगर एक आपके पास प्लास्टिक की बॉल है तो प्लास्टिक की बॉल तो क्या होती है, अंदर से खोखली होती है, खाली होती है। लेकिन अगर अपने एक रबड़ की बॉल लेते हैं, स्टैम्प बॉल लेते हैं, तो वो कैसी होती है, अंदर से भी भरी हुई होती है। तो जो अंदर से भी भरी हुई होती है वो कैसी होती है, सॉलिड स्फीयर हो गया। तो जो एटम है वो कैसा होता है, एक पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर होता है। उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है जुड़े हुए होते हैं। थॉमसन ने क्या कहा था कि एक एटम है, एक पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर होता है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। जैसे अगर मान लो अपने रबड़ की बॉल ले लेते हैं, रबड़ की बॉल पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर हो गया, अपने इमेजिन कर देते हैं और उसके ऊपर अगर अपने ऑल पीस लगा देते हैं जगह जगह पे। आप लोग देखते हो कि पुराने टाइम में आप अपने मम्मा से पूछना, अपने पेरेंट्स से पूछना, पहले पुराने टाइम में, हमारे इस टाइम में क्या होता था, स्कूल के अंदर SUPW कैंप्स वगैरह लगते थे। तो SUPW जब भी कैंप लगते थे तब क्या करते थे कि उसके अंदर क्या करते थे, बॉल लेके बॉल के ऊपर जैसे ऑल पिन है, ऑल पिन की हेल्प से क्या करते थे, उसके ऊपर जैसे सितारे हैं, मोती है, वो क्या करते थे उसके अंदर पिरो के उसके अंदर लगा देते थे। तो इस तरह से क्या करते थे कि मतलब बड़ी सुंदर बॉल तैयार हो जाती थी। तो इसी तरह से क्या होता था, इसमें भी क्या कहा था कि जिस तरह से जो अपने ने बॉल ली वो तो क्या हो गया, पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर हो गया, उसके ऊपर अपने ने जो ऑलपिन की हेल्प से अपने ने वो लगा दी, क्या कहते हैं, सितारे मोती वगैरह लगा दिए, वो सारे के सारे क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसने ये कहा था कि एटम क्या होता है, पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर होता है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए एटम हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन थॉमसन फेल हो गया था क्योंकि उस टाइम में बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उसके अकॉर्डिंग जो थॉमसन का मॉडल है वो क्या था, सेट नहीं बैठ रहा था। तो इस कारण से थॉमसन क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो स्टूडेंट्स मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने कोशिश की थी, इसने तो बोल दिया। इसकी तुलना थॉमसन के मॉडल की तुलना किसके साथ की गई है, भारत के अंदर बूंदी के लड्डू से की गई है। बूंदी के लड्डू के अंदर जैसे अपने बूंदी का लड्डू बनाते हैं तो येलो कलर का होता है, आपने देखा है। तो उसके अंदर जो बूंदी के दाने हैं, यानी आप लड्डू बनाते हैं तो उसके अंदर मोस्टली क्या होता है, बूंदी के दाने ही होते हैं। और उसके अंदर अगर अपनी जगह जगह पे इलायची के दाने लगा दें तो बूंदी के जो लड्डू होता है वो अंदर से भी क्या होता है, सॉलिड होता है। तो वो तो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और उसके अंदर जो अपने ने इलायची के दाने लगा दिए वो कैसे हो गए, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जितना अपने ने बूंदी के लड्डू डालने हैं, अगर अपने उतने इलायची के दाने में डाल दें तो मीठा, और इलायची के दाने आपको पता है कि कड़वे होते हैं तो उनका कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, तो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह से इसकी तुलना वाटरमेलन से भी की गई है। वाटरमेलन जानते हो, तरबूज का अगर अपने ऊपर वाला ग्रीन छिलका उतार देते हैं तो उसके बाद रेड वाला जो एडिबल पार्ट होता है, लाल वाला, क्या होता है, सॉलिड स्फीयर हो गया। उसके अंदर कितने सारे बीज लगे होते हैं, तो जो रेड एडिबल पार्ट हो गया वाटरमेलन का वो तो क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। और उसके अंदर जो सीड्स लगे होते हैं वो क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसकी तुलना भारत के अंदर वाटरमेलन से और बूंदी के लड्डू से की गई है। उसके अलावा
फॉरेन के अंदर इसकी तुलना क्रिसमस पुडिंग से की गई है। क्रिसमस पुडिंग के अंदर क्या होता है कि जो नीचे वाला सॉलिड केक टाइप होता है वो तो क्या हो गया, उसका सॉलिड स्फीयर हो गया, और उसके ऊपर जो अपने ड्राई फ्रूट्स रेजिन्स वगैरह लगाए जाते हैं वो क्या हो गए, उसके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब है थॉमसन फेल हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था रदरफोर्ड, जिसके बारे में अपने क्या करेंगे कल वाली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। रदरफोर्ड्स मॉडल, जब तक थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था और रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसको बताया था, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से जो है एटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं। न्यूट्रॉन्स के बारे में बाद में डिस्कवरी हुई थी, तो जो रदरफोर्ड का मॉडल बना था उसके अंदर बाद में न्यूट्रॉन्स को भी क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था। तो अपने रदरफोर्ड का मॉडल है, कल वाली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।